नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा गौर और ये है अंजलि और आप देख रहे हैं न्यूज़ रूम पोस्ट। आज हम बात करेंगे अक्षय कुमार की OMG 2 के बारे में कि फिल्म में क्या खास है और लोगों को फिल्म देखनी चाहिए और फिल्म किस सामाजिक मुद्दे पर फोकस करती है। आज हम आपको फिल्म के बारे में डिटेल से बताएंगे। अंजलि, पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि फिल्म का मोटा मोटा सार क्या है और फिल्म मतलब किस पर आधारित है। पूजा बेसिकली ये इस फिल्म में दिखाया गया है कि जिस चीज़ पे हम बात नहीं करते हैं, जैसे कि सेक्स एजुकेशन है कि टीन जो होते हैं, जो बच्चे युवा होते हैं किशोरावस्था में, उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि उस टाइम पे जो हमारे हॉर्मोन्स होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, मन में तरह तरह के ख्याल आते हैं और नई चीज़ों को जानने की बहुत उत्सुकता होती है। लेकिन स्कूल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं या माता पिता भी अपने बच्चों को नहीं बताते हैं। तो फिल्म में बेसिकली यही दिखाया गया है कि अपने बच्चों को ये चीज़ें बताइए। उन्हें कहीं और से पता चलेगा, गलत पता चलेगा तो वो उसका गलत आगे उपयोग करेंगे और गलत तरह से उस चीज़ को लेंगे। तो इससे बेहतर है कि आप इसको स्कूल में सिखाइए, आप अपने घर में बच्चों को उस ढंग से परवरिश दीजिए कि बच्चे इस चीज़ को जान सकें। मतलब बेसिकली फिल्म सेक्स एजुकेशन पर बनी हाँ। है और फिल्म में मतलब ऐसा क्या खास है जो लगे कि अब तक जो अक्षय कुमार की बाकी जो पिछली फिल्में फ्लॉप रही हैं और जो ये फिल्म जो आई है आज पर्दे पर, इनमें क्या डिफरेंस है और आपको लगता है कि ये फिल्म भी पिछली फिल्म की तरह ही मतलब चलेगी या नहीं भी चलेगी। नहीं, मुझे लगता है कि ये फ़िल्म सबको देखनी चाहिए। इस फ़िल्म का जो प्लॉट है वो काफ़ी बोल्ड और प्रोग्रेसिव है। हमने अक्षय कुमार ने ही कई सारी इससे पहले भी फ़िल्में की, उन्होंने पीरियड्स पे फ़िल्म की, उन्होंने लाल सिंह चौहान। टॉयलेट जैसी टॉयलेट में एक उन्होंने बहुत ही गंभीर मुद्दा उठाया जो कि रूरल एरिया में लोगों को जो टॉयलेट की प्रॉब्लम होती है, स्पेशली महिलाओं को। तो ऐसी फ़िल्म उन्होंने पहले की है, लेकिन ये फ़िल्म उन सबसे अलग है क्योंकि कहीं न कहीं हम पीरियड पे भी बात करते हैं, टॉयलेट पे भी बात करते हैं, लेकिन कोई मास्टरबेशन पे बात नहीं करता, कोई सेक्स एजुकेशन पे बात नहीं करता। तो ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको पहले तो बहुत गट्स चाहिए आपको ऐसे मुद्दे को मतलब भारत जैसे देश में जहाँ पे कि मतलब हर धर्म के लोग रहते हैं, जहाँ पे कि हर तरह की संस्कृति है, एक वर्सटैलिटी है, वहाँ पे एक ऐसे सब्जेक्ट को लेकर के आना ही अपने आप में बहुत गट्स की बात है। और अक्षय कुमार और मेकर्स ने ऐसा किया और बहुत ही खूबसूरत तरीके से उसको पर्दे पर पेश भी किया है। फिल्म में कोई आपको वल्गर शब्द नहीं लगेंगे, आपको कहीं नहीं लगेगा कि अरे ये तो नहीं बोलना चाहिए, अरे मैं तो ऑफेंड हो गया। ऐसे कोई शब्द और भाषा का इस्तेमाल नहीं किया गया है। बहुत ही सलीके से, बहुत ही मैं कहूँगी कि संजीदगी के साथ भाषाओं का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही गंभीर मुद्दे को समझाया गया है व्यंग्यात्मक तरीके से, जो कि बहुत ही काबिल तारीफ है। अभी आपने कहा कि बहुत सरल और बहुत सुंदर भाषा का इस्तेमाल जी। किया गया है। फिल्म में ये कहा भी गया है कि मतलब जो सुनने में अच्छा लगे आप वही बोल सकते हैं या वही बिल्कुल। आप किसी को समझा सकते हैं। जब फिल्म इतने सेंसिटिव मुद्दे पर बनी है तो जिन चीज़ों को हम बोलने में कतराते हैं उस चीज़ को उन लोगों ने पर्दे पर कैसे निभाया है। तो वही यही आपको फ़िल्म देखने के बाद यही डिफ़रेंस पता चलेगा कि हम अपने आम ज़िंदगी में चीज़ों को कितना कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। रियल ज़िंदगी में चीज़ें उतनी कॉम्प्लिकेटेड होती नहीं हैं। अगर आप सही चीज़ को सही तरीके से बोलेंगे तो वो कहीं से गलत नहीं लगेगी। और सेक्स एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ही ज़्यादा टैबू की चीज़ नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिससे कि हम सब बने हैं। साइंस है। ये एक साइंस है, एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन वो कहते हैं ना कि आप जिस चीज़ को जितना छुपाते हैं उसको जानने की उत्सुकता उतनी ह्यूमन ज़्यादा क्यूरियोसिटी। वो ह्यूमन क्यूरियोसिटी होती है। तो अगर आप उस चीज़ को सही ढंग से बताएंगे, सही भाषा का इस्तेमाल करेंगे, तो जो हमारी आने वाली जनरेशन होगी उनके लिए इन चीज़ों को समझना ईजी हो जाएगा। फिर शायद वो महिलाओं के प्रति और ज़्यादा भावुक हो जाएंगे, वो समझेंगे चीज़ों को और फिर शायद उसकी रिस्पेक्ट ज़्यादा करेंगे। अब ये तो थी फिल्म के मुद्दे की बात या फिल्म के प्लॉट की बात। अब बात करते हैं पंकज त्रिपाठी की और अक्षय कुमार की। पहली बार इन दोनों स्टार्स ने एक साथ स्क्रीन पर अपने जलवे बिखेरे हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे स्क्रीन स्पेस की। मतलब दोनों ने कितना कितना फिल्म में जान डालने की कोशिश की है, किसने कितना स्क्रीन स्पेस लिया है, उन सब के बारे में थोड़ा बताइए। अगर मैं फ़िल्म की बात करूँ तो ये फ़िल्म पूरी तरीके से पंकज त्रिपाठी की फ़िल्म है पूजा। अगर आप देखेंगी तो इस फ़िल्म में अक्षय कुमार का आधा पौना घंटा का स्क्रीन स्पेस है, लेकिन हाँ, जब वो स्क्रीन पर आए हैं उन्होंने अपनी एक अलग छाप छोड़ी है। फ़िल्म में स्क्रीन पर ना रहते हुए भी आप अक्षय कुमार के प्रेजेंस को महसूस कर पाएंगे। पंकज त्रिपाठी एज़ यूजुअल मतलब बाकमाल, मुझे नहीं लगता कि उनसे बेहतर कोई भी कलाकार है इंडस्ट्री में जो किसी भी कैरेक्टर को एक रियलिस्टिक रूप दे करके पर्दे पर निभाए। तो पंकज त्रिपाठी इज़ फैबुलस एंड यामी गौतम डेफिनेटली उन्होंने
उनका जो अभिनय का एक मकाम है, वो उन्होंने उस मकाम को, वो बेंचमार्क उन्होंने फिर से सेट किया है। पंकज त्रिपाठी जैसे आला दर्जे के जो अभिनेता है, उनके सामने यामी गौतम रहीं और डटी रहीं, और मतलब एक बराबरी का टक्कर दिया उन्होंने। फिल्म में पूरा कोर्ट रूम ड्रामा है, मतलब लोगों को एंटरटेन करेगा पूरा। हाँ जी बिल्कुल, अगर आप देखेंगे तो फिल्म में चाहे वो मंदिर का सीन हो या फिर कोर्ट का सीन हो, कोर्ट रूम का सीक्वेंस मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद आया, क्योंकि काफ़ी सटायर भरे तरीके से पंकज त्रिपाठी ने अपनी बात लोगों तक रखने की कोशिश की है। और वो जिन्होंने मतलब जिस तरह से ये फिल्म लिखी गई है, जो स्क्रीन प्ले है फिल्म का, बहुत ही सुंदर है, आपको कहीं पर भी फिल्म खलती नहीं है। अब आपके फिल्म जो है वो सामाजिक मुद्दे पर बनी है, बच्चों को भी देखने चाहिए, माता पिता को भी देखनी चाहिए, लेकिन फिल्म को सेंसर बोर्ड से ए सर्टिफिकेट मिला है, तो बच्चे तो इस फिल्म से वैसे ही वंचित रह जाएंगे। तो फिल्म बनाने का या फिर ऐसी फिल्म बच्चों तक कैसे पहुंचेगी जब बच्चे ही इस फिल्म को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि ए सर्टिफिकेट मिला है उनको। मैं यहाँ पे सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को ए सर्टिफिकेट दिया है, और मैं इस चीज़ से अग्री नहीं करती हूँ। मुझे लगता है कि फिल्म में भी अक्षय कुमार उसी चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, पंकज त्रिपाठी उसी चीज़ के लिए लड़ रहे हैं कि आप बच्चों को ये चीज़ें दिखाओ, बच्चों को बताओ। और जब आप फिल्म ले करके आते हैं तो आपको फिल्म लाने के लिए भी वही सेम सिचुएशन से लड़ना पड़ रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि फिल्म के अंदर जो सिचुएशन दिखाई गई है, जो हमारे भारत की अभी की सिचुएशन है, वो बहुत ज़्यादा अलग है। एक तरह से सेम ही है कि आपको फिल्म लाने के लिए भी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। मुझे लगता है कि सेंसर बोर्ड को थोड़ा और शांति से सोचना चाहिए था इस बारे में, और उन्हें, क्योंकि ये फिल्म पूरी तरह से टीनेजर्स पे है, किशोर लोगों को किशोर बच्चों को, किशोरावस्था में बच्चों को बताई जाने वाली फिल्म है। हाँ, लेकिन फिल्म को ए सर्टिफिकेट दिया गया है, तो मेरा मानना है कि माता पिता ये फिल्म देखें और फिल्म से सीखकर अपने बच्चों को बताएं। फिल्म में जिस तरह से, जिस भाषा का इस्तेमाल कर बच्चों को संजीदगी से समझाने की कोशिश की गई है, माता पिता भी अपने जनरल वे में अपने घर में वो चीज़ लेकर के आएँ और अपने बच्चे को गुड टच, बैड टच, बाकी सारी कई तरह की चीज़ें होती हैं वो बताएं। एक तरह से आप मतलब इट्स फिल्म अबाउट ऑल पेरेंटिंग, कि आप अपने बच्चों की पेरेंटिंग कैसे करते हैं। तो वो पेरेंटिंग की जो टेक्निक है, तो आप वो थोड़ा सा पुराना टेक्निक और थोड़ा सा मॉडर्न टेक्निक को मिक्स करके आप अपने बच्चों को कैसे समझा सकते हैं उस चीज़ को, उस पर आधारित है। पूजा, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि गदर और OMG 2 दोनों आज ही रिलीज हुई है। जिस तरह से गदर का एक 22 साल पुराना एक ऑरा है, और OMG 2 जो बिल्कुल ही फ्रेश स्टोरी है, तो आपको क्या लगता है कौन सी फिल्म बाजी मारेगी? देखिए, दोनों ही फिल्म आज रिलीज हुई हैं 11 अगस्त को, और जो गदर 2 है उसका बस 22 साल पुराना है और वो अभी तक बरकरार है। तो इस चीज़ का कहीं ना कहीं फ़ायदा गदर 2 को मिलेगा। और उसकी एडवांस बुकिंग को देखते हुए ये कहना बहुत आसान है कि फिल्म अपनी ओपनिंग डे पर या फिर वीकेंड तक का इंतज़ार करेंगे हम, फिल्म OMG 2 से बेहतर कमाएगी। लेकिन जो फिल्म की असली परीक्षा शुरू होगी वो मंडे के बाद शुरू होगी, क्योंकि अभी तक का जो भी खेल चलेगा 3 दिन का, वो सिर्फ और सिर्फ एडवांस बुकिंग के बेस पर चलेगा। अब एडवांस बुकिंग की बात हो रही है, तो अक्षय कुमार की फिल्म OMG 2 की जो एडवांस बुकिंग है वो गदर 2 से काफ़ी कम है, मतलब और दोनों फिल्मों के सिनेरियो में देखा जाए। और तीसरी बात ये है कि जेलर भी अभी हाल एक दिन पहले ही रिलीज़ हुई है, और वो भी 5 भाषाओं में, तो उसका क्रेज़ शायद इन दोनों फिल्मों पर भारी पड़े। लेकिन ये 3 दिन गदर के लिए अच्छे रहने वाले हैं, क्योंकि एडवांस बुकिंग पे चलेगा। और हाँ, OMG को 2 को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन हाँ, मंडे के बाद शायद सिनेरियो बदल जाए और फिल्म रफ्तार पकड़े। अब हम बात करेंगे कलेक्शन की, तो फर्स्ट डे का हिसाब लगाएं तो पहले दिन गदर का जो कलेक्शन बताया जा रहा है कि कमा सकती है, वो तकरीबन 30 से 35 करोड़ है, जो काफ़ी अच्छा है। पठान के बाद अगर ऐसा होता है तो फिल्म सेकंड हाईएस्ट फिल्म बनेगी। और दूसरा OMG 2 को लेकर कहा जा रहा है कि फिल्म 8 से 10 करोड़ का बिजनेस फर्स्ट डे करेगी फॉर एडवांस बुकिंग के आधार पर। आगे ठीक है, मैं पूजा आपसे अब फिल्म को लेकर सवाल करूंगी। जैसा कि हम जानते हैं कि फिल्म सेक्स एजुकेशन पे बनाई गई है, तो अगर हम मॉडर्न सिटीज़ में फिल्म को लेकर के आएँ तो ठीक है, कहीं ना कहीं हम उस चीज़ को एडॉप्ट कर लेंगे, कल को हम सेक्स एजुकेशन पर बात भी करेंगे। लेकिन व्हेन इट कम्स टू रूरल इंडिया, द रियल इंडिया, तो आपको क्या लगता है कि अक्षय कुमार की ये कोशिश कहाँ तक कामयाब होगी? क्या वहाँ पे लोग एडॉप्ट कर पाएंगे इस चीज़ को? देखिए, मुझे लगता है कि शायद अभी हमारा माइंडसेट ऐसा नहीं है कि हम शहरी लोग भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर सके, क्योंकि जहाँ सेंसर बोर्ड है, वहाँ सेंसर बोर्ड जैसी चीज़ें हैं, वहाँ पर वही लोग उस चीज़ को हजम नहीं कर पा रहे हैं। और आदि पुरुष जैसी फिल्मों को बिना कट के, जिसमें इतनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है, उसको धड़ल्ले से स्क्रीन पर दिखाया गया है, उसको बिल्कुल यू सर्टिफिकेट के साथ उसको रिलीज़ कर दिया गया। लेकिन जहाँ अक्षय कुमार की फिल्म की बात आती है, वहाँ पर इतने गंभीर मुद्दे पर भी कट लगाए गए हैं और ए सर्टिफिकेट दिया गया है। तो एक तो ये है कि शहरों में ही हमें अडॉप्ट करने में थोड़ी मुश्किल होगी ऑडियंस को,
और जहाँ हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करते हैं तो वहाँ तो ये चीज़ बहुत देर तक जाएगी, क्योंकि वहाँ पे शायद माता पिता या फिर आसपास के सर्कल में भी लोग सेक्स के बारे में या पीरियड्स के बारे में या फिर जो मास्टरबेशन पे फिल्म बनी है उसके बारे में खुलकर बात नहीं कर पाते। तो पहले जब शहर में आके कुछ बदलाव होंगे तब जाके शायद ये क्रांति ग्रामीणों तक पहुंच पाएगी और वहाँ की सोच में बदलाव होगा। मतलब आप ये मानती हैं कि अभी 2023 में हम हैं और 2023 में भी हमारी सोच, भारतीयों की सोच इतनी प्रोग्रेसिव नहीं है कि वो इस फिल्म को अडॉप्ट कर सके? नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब मैं शहरी क्षेत्रों का भी आंकड़ा देख, अगर आप अंदाज़ा लगाएं तो नहीं है। लोग अभी भी मिडिल क्लास फैमिली में शहरों में लोग अपनी माता पिता से सेक्स के बारे में नहीं बात कर सकते। इवन स्कूल्स में भी टीचर्स इन सब्जेक्ट के बारे में इतने खुलकर नहीं पढ़ाते हैं। सिर्फ ऐसा कि एग्जाम में आ रहा है तो बच्चों को बता दिया जाए कि ये चीज़ें हैं, लेकिन वो चीज़ क्या है, किससे रिलेट करती है, इसे डीप में नॉलेज नहीं दी जाती है। तो अभी ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत दूर की बात है। इन चीज़ों को प्रोग्रेसिव सोच के हिसाब से देखा जाए तो बहुत समय लगेगा अभी। आपके हिसाब से आप मानती हैं कि सेक्स एजुकेशन ज़रूरी है और इसको जो एजुकेशन बोर्ड है उसमें शामिल किया जाना चाहिए, जैसा कि फिल्म में अक्षय कुमार ने बताया है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि आज के समय में जहाँ हम प्रोग्रेसिव सोच की बात कर रहे हैं, इंटरनेट इतना हायर है। अब आप ये देख लीजिए कि OTT पर अडल्ट कंटेंट मिलना कितना आसान है और एक्सेस सबके पास है। तो फिर जब ऐसी चीज़ें बच्चों के सामने हैं, जहाँ हम यूट्यूब पर या बाकी चीज़ों पर बच्चों के लिए प्राइवेसी लगा रहे हैं कि बच्चे उस चीज़ तक ना पहुँचे, तो उससे कहीं ज़्यादा बेटर है कि उम्र के साथ हम बच्चों को इन चीज़ों के बारे में बताएं कि वो समझे कि ये सारी चीज़ें क्या है। क्योंकि अगर माता पिता या टीचर से उनको नहीं पता चलेगा तो वो किसी तीसरे का सहारा लेंगे, और जहाँ बात तीसरे की आएगी वहाँ शायद वो गलत राह पर भी जा सकते हैं। तो यही होता है कि यही चीज़ें जब बढ़ती हैं और बच्चा किसी गलत रास्ते में पड़ जाता है तो फिर यही गिल्ट रह जाता है कि काश हमने बच्चों को बता दिया होता। आज भी हमारे देश में माता पिता से नहीं बल्कि स्कूलों से मोस्टली लड़कियों को पीरियड्स के बारे में पता चलता है। माता पिता भी खुलकर इस चीज़ पर बात नहीं करते। मे भी शायद ऑफिस में भी लड़कियां हिचकती हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम है हम अपने कलीग से कैसे कहें या अपने मैनेजमेंट को कैसे बताएं, हम नहीं काम कर पा रहे हैं। तो ऐसी सोच है अभी भी कि अभी भी हिचक है लोगों के अंदर, चाहे वो स्कूल की हो, चाहे वो कॉलेज की हो, चाहे वो अपने माता पिता हो, चाहे वो ऑफिस की बातें क्यों ना हो। आज भी हमारे देश में इस चीज़ पर बात होती है कि पीरियड्स के एक दिन की लीव मिलनी चाहिए नहीं, क्योंकि लोग खुलकर बात नहीं करते। तो लीव की बात तो बहुत पुरानी है, बहुत दूर की है। बिल्कुल सही कहा आपने पूजा। तो मेरा ना एक आखिरी सवाल है आपसे कि जिस तरह से फिल्म रिलीजिंग से पहले इतने सारा बवाल मचा हुआ था, हर मतलब हिंदू धर्म के लोग ज़्यादातर आकर के इस फिल्म को बैन करने की बात कर रहे थे और भी कई तरह की चीज़ें चल रही थी, तो उन लोगों से आप किस तरह से राय रखती हैं उन लोगों के लिए? देखिए, बात हमारे देश में वैसे भी आजकल सनातन धर्म को लेके ज़्यादा ही लोगों की भावनाएं आहत हो जाती हैं, लेकिन इस फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है जो किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचे। ये फिल्म एक सामाजिक मुद्दे पर बनी है और वाकई आप इसको देखेंगे तो आप इससे काफ़ी कुछ सीखेंगे और आप अपने बच्चों को भी सिखा पाएंगे कि वो किसी गलत राह पर ना चले और उन्हें उन चीज़ों के बारे में पता चले जो उनको आगे हेल्प करने वाली है, या जो उन चीज़ों के बारे में उनको पता होना चाहिए, कहीं वो तीसरे किसी और के हाथ में ना लग जाए। तो फिर वो वाली चीज़ें इस फिल्म से आपको देखने को मिलेंगी। माता पिता भी समझेंगे और बच्चे भी इस चीज़ को समझ पाएंगे। तो ये फिल्म बेसिकली देखनी चाहिए। अच्छा, बेसिकली अभी मैंने आखिरी सवाल कहा था, पर मेरा एक सवाल और है आपसे। जैसे कि फिल्म में पंकज त्रिपाठी ने कहा है सनातन धर्म का उन्होंने भी नाम लिया है और फिल्म में भी सनातन धर्म को लेकर के बातें की गई हैं, तो आप क्या कहेंगे कि जो लोग बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं या फिर उन्हें सनातन धर्म के बारे में नहीं पता, क्योंकि फिल्म में तो सनातन धर्म से रिलेट करके दिखाया गया है, तो उनके लिए आपके क्या विचार हैं? देखिए, हर फिल्म को लेकर विरोध होता है, चाहे वो कोई भी फिल्म हो। खासकर पीरियड ड्रामा फिल्म है तो विरोध लोगों को लगता है कि शायद तथ्यों के साथ छेड़छाड़ है, क्योंकि लोग बिना फिल्म को देखे जजमेंटल हो जाते हैं। तो ये थोड़ा हमारे देश में बायकॉट का ट्रेंड काफ़ी समय से चलता आ रहा है कि जो फिल्म पीरियड या फिर भगवान से जुड़ी हो तो उस पर आसानी से, मतलब ईजी टारगेट होता है कि आप उसको टारगेट कर ले। लेकिन ये फिल्म थोड़ी डिफरेंट है क्योंकि इसमें एक सामाजिक मुद्दा है जो बहुत बेहतरीन है। तो मैं यही कहूँगी कि पहले लोग फिल्म देखें, उसके बाद ही फिर फिल्म को लेकर जज करें कि वो बायकॉट करने लायक है या नहीं, या फिर उसका विरोध किया जाना चाहिए या नहीं। थैंक यू सो मच पूजा, और इसी के साथ हम अपनी इस डिस्कशन को यहीं पर एंड करते हैं। तो अगर आपने भी अभी तक OMG 2 नहीं देखी है तो जाइए और इसे एक बार ज़रूर देखिए और फिर आकर हमें बताइए कि आपको कैसी लगी फिल्म। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इसी के साथ अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार।